नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाहिमा से आचार्य राजनीति विज्ञान। आज आपसे हम भारत का चुनाव आयोग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बात करेंगे। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में कहा गया है। विश्व के एक बड़े लोकतंत्र तथा उसमें समस्त अब तक के जो 17 आम चुनाव हुए हैं, उनमें विधानसभा चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव की प्रक्रिया को विश्व भर में एक बड़ी कौतूहल की दृष्टि से देखा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक रूप से जब हम अपरिपक्व, गरीब, अशिक्षित देश की श्रेणी में थे, जिसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जिनमें चुनाव में वैश्विक जो राजनीति के पंडित थे, उन्होंने आश्चर्यचकित किया कि भारत ऐसा पिछड़ा हुआ विविधता वाला देश और कैसे 17 आम चुनाव उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से करवा लिया। इंग्लैंड जैसा देश, जिसकी राजनीतिक जो पद्धति हमने विरासत में मिली है, आज देश की चुनाव प्रक्रिया व उसके क्रियान्वयन से हमसे प्रेरणा ले रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए संविधान निर्माता, जिंदगी की पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करने वाले जागरूक भारतीय जो मतदाता हैं, शासन तथा प्रशासन का नेतृत्व तथा देश का चुनाव आयोग उत्तरदायी है। इस भावना को संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने अपने शब्दों में इस तरह से कहा है कि आज़ादी के बाद लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकारों को अपनाया गया। घोर पिछड़ापन था, घोर दरिद्रता थी, घोर निरक्षरता वाले इस देश में नागरिकों को, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम न हो, बाद में उसे 18 वर्ष कर दी गई, जो किसी विधि के अधीन अनिवास, विकृत, अपराध व भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य नहीं ठहराया गया, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जनसाधारण में विश्वास का काम किया, यानी कि वयस्क मताधिकार हमने यहाँ दिया। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग व उसके से संबंधित जो भी कार्य हैं उनका प्रावधानों का यहाँ उल्लेख है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है। संविधान का अनुच्छेद 324 ये कहता है कि चुनाव आयोग के गठन के संबंध में कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई राष्ट्रपति समय समय पर उसे निश्चित करे तो बनेगा, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर जितने भी अन्य निर्वाचित आयुक्त नियुक्त करें। संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग में यदि एक से अधिक सदस्य हों तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत में संपूर्ण देश के लिए एकीकृत चुनाव व्यवस्था अपनाई गई है, उसी प्रकार जिस प्रकार एकीकृत न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है कि प्रदेशों में भी आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। 1951 में गठित प्रथम निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था और हमारे जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त हमारे भारत के कौन थे? सुकुमार सेन। 1951 में गठित किया गया था। बीच बीच में प्रादेशिक आयुक्तों तथा उप निर्वाचन आयुक्तों जैसे पद भी सर्जित करते रहे। अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन जनवरी 1990 में ये नियुक्तियां रद्द कर दी गई।
इसी तरह चुनाव आयोग का स्वरूप पुनः एक सदस्य हो गया, लेकिन दोबारा से अक्टूबर 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया। उस समय TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों चुनाव आयुक्तों को समकक्ष माना और जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में घोषित किया गया था। TN सेशन का कार्यकाल कई विवादों के कारण जाना जाता है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरे चुनाव कराने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पद और अधिकारों का पूर्ण उपयोग किया। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपने पक्ष को रखा। सत्ताधारी मंत्रियों के विरुद्ध अपनी बात कहने में भी बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। उन्होंने उम्मीदवारों को चुनाव खर्चों का ब्यौरा देने आवश्यक बना दिया। तो इस तरह से TN सेशन ने एक निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराने का एक बीड़ा उठाया। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जो व्यवस्था की गई है वो उसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होते ही हैं। उसके अलावा प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा आवश्यक सहायक कर्मचारी इसके अंदर होते हैं। तो ये तो हुई चुनाव आयोग के गठन की बात। अब बात आती है कार्यकाल की। चुनाव आयोग के सदस्यों को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो प्राप्त होने तक अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य दोनों आयुक्तों के अधिकार समान हैं। फिर है पद मुक्ति, यानी कि उनसे पद से हटाने की। चुनाव आयोग को निष्पक्ष व निर्भीक रखने की दृष्टि से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया को कठिन बनाया गया है। उसे महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को उसके विरुद्ध सिद्ध कदाचार असमर्थता के लिए मतदान करना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी करेगा। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। वेतन व भत्ते कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों को वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्राप्त होंगे। वर्तमान में उन्हें 2,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व वेतन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में के न्यायाधीशों के साथ होता है। अब बात आती है कि चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं। चुनाव आयोग का मुख्य दायित्व देश में होने वाले लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार आयोग का काम चुनाव संपन्न कराने के सभी कार्यों से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग के प्रमुख जो कार्य हैं उनको हम श्रेणीवार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत प्रति 10 वर्ष बाद होने वाले जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था की गई है, जो एक परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। इस परिसीमन आयोग का गठन इस प्रकार होता है। इसका एक अध्यक्ष होता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इसके सदस्य उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। सहायक सदस्य के रूप में लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं, जिनकी संख्या 2 से लेकर 7 तक हो सकती है। इस आयोग के समक्ष जनता द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की जाती हैं, जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से की जा सकती हैं, और उसके बाद परिसीमन आदेश जारी किए जाते हैं। इन आदेशों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। यह व्यवस्था चुनाव आयोग को एक तरह से मजबूती प्रदान करती है। दूसरा काम है मतदाता सूची तैयार करना कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच मतदाताओं की स्थिति में अंतर आता है। कुछ युवा मताधिकार की आयु सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, तो कुछ मृत्यु के कारण मतदाता सूची से बाहर निकाले जाते हैं। दोनों ही प्रकार की स्थिति के लिए मतदाता सूची में लगातार सुधार व परिवर्तन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का पुनः अवलोकन व सुधार किया जाता है तथा सूची में को एक अपडेट किया जाता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि मताधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने इस अधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाए। जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसे मतदान का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए उसका नाम
सूची से हटा दिया जाता है। तो नए नाम जोड़ना और पुराने जो जिनकी मृत्यु होगी उनको नामों को हटाना। तीसरा काम है राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करना, कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता तथा उनका पंजीकरण जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अधीन किया जाता है। दलों को मान्यता प्रदान करने के कुछ आधारभूत मापदंड तैयार किए गए हैं, जिसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। राष्ट्रीय दल के लिए किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक कुछ शर्तें हैं, जैसे पूर्व में वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वेद मतों का 6% हिस्सा उसे प्राप्त हुआ हो, या तथा किसी राज्य अथवा राज्य में लोकसभा की 4 सीटें जीतना आवश्यक है। यानी 6% तो वेद मतों का और 4 लोकसभा सीटें उसे जीतनी जरूरी हैं। लोकसभा की कुल निर्वाचन सीटों का 2% यानी 11 स्थान प्राप्त करने से किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। ये सीटें 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। तो ये तो राष्ट्रीय दल बनने की आवश्यक शर्तें हैं। राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा या लोकसभा में कुल वेद मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है। विधानसभा में उसके कम से कम 2 स्थान होने चाहिए, या विधानसभा के कुल सीटों के 3% पर विजय प्राप्त की हो या 3 सीटें जीती हो, तो वो राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने का अधिकारी होता है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के पश्चात चुनाव आयोग का दायित्व उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना होता है। चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय या एक दल के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। चुनाव चिन्ह लेने के लिए राजनीतिक दलों में विवादों की स्थिति उत्पन्न होने पर चुनाव आयोग उनसे संबंधित निर्णय करता है। भारत में राजनीतिक दलों में आपस में मतभेद विभाजन होने पर नई समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि कांग्रेस जब का विभाजन हुआ तो इंदिरा कांग्रेस के समय कांग्रेस संगठन तथा कांग्रेस इंदिरा में विभाजित हुई तथा उन्हें चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ। अविभाजित कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था पहले जब कांग्रेस एक थी, जिस पर दोनों समूह अपना अपना हक जता रहे थे। चुनाव आयोग का निर्णय सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में था, क्योंकि आयोग के अनुसार उन पर बहुमत का नियम लागू होता है। इस निर्णय के विरुद्ध संगठन कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले को लेकर गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग के निर्णय को पे रोक लगा दी और अंत में वह निर्णय चुनाव आयोग का ही मान्य हुआ। चुनाव आयोग के पास उस समय 1978 में जो 2 चुनाव चिन्ह उपलब्ध थे, उनमें हाथ भी था। इंदिरा यानी कांग्रेस आई ने इसे चुना, हाथ को चुना। तो 1978 के बाद से कांग्रेस का जो है वो हाथ चुनाव चिन्ह बना। चौथा काम है चुनावों का संचालन। चुनाव तिथियों का निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, पर इसके पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में जनता से लोकसभा या विधानसभा के लिए सांसदों व विधायकों के चुनने का आग्रह किया जाता है। इसके पश्चात चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करता है। इसमें नामांकन पत्र भरने जाने, उनकी जांच करने, नामों को वापस तथा दान तिथि और फिर मतगणना तिथि, विभिन्न चरणों का उसमें उल्लेख किया जाता है। सांसदों को की अयोग्यता से संबंध में जो परामर्श देना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। कि आयोग द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने का प्रावधान है। इस कार्य को अर्ध न्यायिक कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। विधायकों के संबंध में ऐसा अधिकार राज्य के राज्यपालों को दिया गया है। संविधान यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम इस कार्य के लिए किसी विशेष प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता है, सिर्फ चुनाव आयोग पर निर्भर है। अन्य कार्यों में चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया है का उल्लेख किया गया है, चुनाव आयोग उन सब का वो करता है। जैसे चुनाव के समय राजनीतिक दलों के व्यवहार के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार की सीमा निर्धारित करना व उनके अनुपालना करवाना, प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय का हिसाब मांगना, राजनीतिक दलों से व्यय का हिसाब मांगना, प्रत्याशियों के प्रचार के लिए नियम बनाना, प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराना, चुनाव संचालन की व्यवस्था के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देना,
और बहुत सारे कार्य, जैसे चुनाव में गड़बड़ी हुई तो चुनाव को रद्द घोषित करना, व पुनः मतदान व मतगणना कराना, फर्जी मतदान होने के लिए पहचान पत्र जारी करना, चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य मतदाताओं को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षण देना। जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया तो मीडिया में बार बार उसके उचित तरीके से प्रयोग करने की पद्धति को मतदाताओं का परिचय उसको यानी उनसे रूबरू करवाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये अपन ने बात की चुनाव आयोग का गठन कैसे होता है और उसके कार्यों की बात की। आगे हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसके जो अन्य जो दायित्व हैं, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं या कोई सुझाव हैं, तो उनकी अपन आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।